हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, आज चर्चा करूंगी कोशिका की संरचना भाग 2 में कोशिका द्रव के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कोशिका जो है वो 3 भागों से मिलकर के बनती है, या कोशिका के प्रमुख 3 हिस्से, 3 भाग होते हैं। सबसे पहला कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा केंद्रक। तो आज हम चर्चा करेंगे कोशिका द्रव के बारे में। कोशिका द्रव को समझने से पहले आइए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें जो हमने अपने पिछले वीडियो में किया था। कोशिका की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की और 1839 ईस्वी में श्लाइडेन और श्वान ने कोशिका के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है। तो इस प्रकार की संरचना जो है वो कोशिका की होती है। जब हम 3 परतों की बात करते हैं तो इसमें सबसे बाहरी परत जो ये दिखाई दे रही है, ये कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। इसमें जो हल्के हरे रंग का आपको रंग दिखाई दे रहा है, ये कोशिका द्रव है और इस कोशिका द्रव के अंदर बहुत सी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तीसरा प्रमुख है इसका केंद्रक, जो कि इस प्रकार का दिखाई देता है। आने वाले वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कोशिकाएं सजीव होती हैं और वे सभी कार्य करती हैं जिन्हें सजीव प्राणी करते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म और आकृति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। यह हमने पिछले वीडियो में चर्चा की इसके बारे में। ये जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका आवरण या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये झिल्ली जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल या अर्ध पारगम्य होती है। साथ ही साथ इसे कभी कभी जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जीव द्रव्य जो है वो साइटोप्लाज्म के रूप में पाया जाता है, जहां केंद्रक, गोल्गी सम्मिश्र या गोल्गी यंत्र, या जिसको हम गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, कणाभ सूत्र या माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी डालिका या जलिका, गुणसूत्र, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ऐसी कई रचनाएं हैं जो कि सेंट्रोसोम जो साइटोप्लाज्म है उसमें पाई जाती हैं। आइए अब देखें हम कि कोशिका द्रव्य या कोशिका सार अथवा साइटोप्लाज्म क्या होता है। सभी कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्म की बनी होती हैं और प्रोटोप्लाज्म जेली के समान गाढ़ा, अपारदर्शी और रंगहीन होता है और इसमें अनेक पदार्थ पानी में घुले हुए रहते हैं, जैसे कि कार्बनिक और अकार्बनिक लवण, ग्लूकोज और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे प्रोटीन। साइटोप्लाज्म जो है ये शब्द सामान्यतया प्रोटोप्लाज्म के लिए प्रयोग में लाया जाता है। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का मुख्य भाग है। बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में सिर्फ डिफरेंस इतना सा है, प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें केंद्रक, कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म तीनों आते हैं और साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म का ही एक हिस्सा है। साइटोप्लाज्म निरंतर नष्ट होता रहता है, विखंडित होता है और ताजा कोशिका पदार्थ या प्रोटोप्लाज्म उसका स्थान ले लेता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो कोशिका द्वारा लिए गए आहार से बनता जाता है। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के अणु रहते हैं जिन्हें राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए कहा जाता है और ये जो है संदेश वाहक का कार्य करते हैं, अर्थात केंद्रक से साइटोप्लाज्म तक संदेश को ले जाते हैं। केंद्रक या न्यूक्लियस जिसे कहते हैं हम के अलावा कोशिका के भीतर का समस्त भाग कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है।
कोशिका का जीवन साइटोप्लाज्म पर ही निर्भर करता है और इसी पर कोशिका की सभी जीवन क्रियाएं निर्भर करती हैं। जीवन क्रियाएं जैसे पाचन क्रिया है या श्वसन की क्रिया है, निष्कासन की क्रिया है, ये सारी चीजें जो एक सजीव प्राणी में होती है वे सभी क्रियाएं एक कोशिका के अंदर भी होती हैं। साइटोप्लाज्म में अनेक रासायनिक क्रियाएं तीव्र गति से होती हैं और जिसके फलस्वरूप ही कोशिकाएं जीवित रहती हैं। साइटोप्लाज्म इतना कोमल होता है कि इसे जीवित अवस्था में अलग नहीं किया जा सकता, अतः इसका अध्ययन रंगों द्वारा रंगकर स्टेनिंग, जैसे हमने कोशिका के बारे में भी पढ़ा था कि कोशिकाओं को भी देखना है तो उन्हें हमें स्टेन करना पड़ता है। साइटोप्लाज्म अपनी दशा को परावर्तित करने या परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। ये कभी होमोजीनियस या संभाषी दिखाई देता है तो कभी रचना विहीन लगता है। कभी इसमें सूत्रों सा जाल दिखाई देता है जिसके बीच बीच में तरल और रचना विहीन पदार्थ भरा होता है, तो कभी ये फेनदार या झागदार दिखाई देता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे तो साइटोप्लाज्म में कई सारी रचनाएं देखी जा सकती हैं, जैसे अंतःप्रद्रवी जलिका, गोल्जी काय, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो कि इस साइटोप्लाज्म का हिस्सा बने हुए होते हैं। केंद्रक को हम साइटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो आइए एक एक करके अब हम चर्चा करें कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहला है गोल्जी उपकरण या गोल्जी एपरेटस जिसे कहते हैं। इस अंग का नाम इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक कैमिलो गोल्गी के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने सन 1898 में सर्वप्रथम इसकी खोज की। यह अंग साधारणतया केंद्रक के समीप अकेले या समूहों में पाया जाता है और इसकी रचना 3 तत्वों या घटकों या कंपोनेंट्स जिसे हम कहते हैं उनसे होती है। पहला सपाट कोश, फ्लैटेंड सैक्स, फिर बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं, लार्ज वैक्यूल्स, तथा आशय या वेसिकल्स जिसको हम कहते हैं। यहाँ अगर आप देखें चित्र में तो इस तरीके की संरचना जो है वो पाई जाती है गोल्जी एपरेटस के अंदर। यहाँ हम देखें कि भित्ति के पास में ये गोल्जी काय जो है वो उपस्थित है। यह अंग साधारणतया केंद्र के समीप या अकेले या समूहों में पाया जाता है और यह एक प्रकार के जाल जैसा दिखाई देता है। इसका मुख्य कार्य कोशिकीय श्रवण और प्रोटीन तथा वसा के कतिपय किरणों का भंडारण करना होता है। तो मुख्य इसका कार्य जो है वो स्टोरेज का होता है, प्रोटीन और वसीय उत्तकों का। इसकी रचना पतले पतले सूक्ष्म जाल के समान दिखाई देती है। यह प्रायः कोशिका के एक छोर पर रहता है और ये चपटे स्रावित और माइक्रोवेसिकल्स का बना हुआ होता है। गोल्जी एपरेटस का संबंध कोशिका की रासायनिक क्रियाओं से होता है और इसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन स्राव के पॉलीसैकेराइड अंश का संश्लेषण स्वतंत्र रूप से भी करता है। इसकी आकृति, आकार और स्थिति समस्त चीजें कोशिका की सक्रियता के अनुसार बदलती रहती हैं। इसके जो फोल्ड्स हमने देखे, ये फोल्ड्स में परिवर्तन आता है कि कोशिका का आकार प्रकार कैसे बदल रहा है या कोशिका कितनी ज्यादा अगर क्रियाशील होती है, इसके नंबर ऑफ फोल्ड्स बढ़ जाते हैं। जैसे ही कोशिका जो है वो एक सामान्य अवस्था में आती है, इसके फोल्ड्स वापस कम हो जाते हैं। विष का प्रभाव भी सबसे पहले हमारे शरीर में कोशिका के इसी भाग पर पड़ता है और यही कारण है कि विष अथवा कुछ अन्य औषधियों का प्रभाव इस अंश की जांच द्वारा शीघ्रता से पकड़ा जा सकता है। इसके प्रमुख कार्य है कार्बोज का निर्माण करना, कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चरिंग, फिर कोशिका में उत्पन्न हुए प्रोटीन को अपने में लपेटकर कोशिका भित्ति तक ले जाना और भित्ति के बाहर छोड़ देना। तो ये
जो प्रोटीन का निर्माण करता है, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी जिस प्रोटीन का निर्माण करती है, उसको उपयोग में लाने के लिए ये कोशिका भित्ति तक लाकर के उसे छोड़ देती है। और कोशिका भित्ति के बारे में हमने पढ़ा कि ये अर्ध पारगम्य या सेमी परमिएबल होती है, तो वहां से ये प्रोटीन निकल करके बाहर रक्त में आ जाता है और फिर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है। इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बने पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन लाकर उसे और सांद्र बनाना, ये इस गोल्गी बॉडी के कार्य हैं। अब हम चर्चा करेंगे दूसरा इसका हिस्सा साइटोप्लाज्म का, जो है अंतःप्रद्रव्यजलिका या जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ये ट्यूब्यूल्स या नलिकाओं तथा वेसिकल्स के बने हुए होते हैं। ये त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल होते हैं। स्थान के अनुरूप इनके कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। ये स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण से संबंधित होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करते हैं और पेशी कोशिकाओं की अंतर्वस्तु में आवेगों या इम्पल्स का संवहन करते हैं। साथ ही साथ यकृत कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी करती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्यजलिका है, जो एक और कोशिका आवरण सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है और दूसरे इसका छोर जो है वो केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका भित्ति और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक भित्ति, इन दोनों के बीच का एक सेतु है। फिर ये 2 प्रकार की इसकी त्वचा वाली होती हैं, खुरदरी सतह वाली और चिकनी सतह वाले। यहाँ आप संरचना अगर इसकी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हमें खुरदरा पदार्थ दिख रहा है और ये जो है हिस्सा वो स्मूथ या चिकना भाग, जो चिकनी सतह वाला भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पर अगर आप गौर से देखें तो खुरदरी सतह वाली जो है उस पर हमें कुछ डॉट्स या कुछ दानेदार संरचनाएं नजर आ रही हैं। ये जो दानेदार संरचनाएं हैं ये क्या हैं? खुरदरी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स के कण पंक्तियों में सटे रहते हैं। इसकी स्थिति सामान्यतया केंद्र की झिल्ली और द्रव्य कला के बीच होती है, परंतु ये अक्सर संपूर्ण कोशिकाओं में फैली होती है। इसकी सतह खुरदरी है क्योंकि इस पे राइबोसोम के कण हैं और इसके अन्य कार्य क्या हैं? द्रव्यों का प्रत्यावर्तन करना, कोशिकीय अधिगम अर्थात कोशिका में क्या चीज आनी जानी है उसका निर्णय ये करता है, और साथ ही साथ में प्रोटीन का संश्लेषण। तीसरा जो प्रमुख हिस्सा है साइटोप्लाज्म का वो है माइटोकॉन्ड्रिया, या जिन्हें हम कणाभ अणु भी कहते हैं। कोशिका में विभिन्न आकार के ठोस कण सभी तरफ फैले रहते हैं। अगर हम उसे एक शक्तिशाली जो माइक्रोस्कोप है उससे अगर देखें, इनमें कुछ कण की रचना सूत्र के समान और कुछ की रचना रॉड के समान होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। जीवित कोशिका में ये कण सब तरफ घूमते रहते हैं और ये क्रियाशील और जवान लोगों में अधिक पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना अधिक अपने शरीर को क्रियाशील बनाए रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आपके शरीर की कोशिकाओं में उतनी ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहेगा। या जैसे कि कहा गया कि जवान में इनकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है और यही कारण है कि जवान जो है वो वृद्ध लोगों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। ये सामान्यतया यकृत, हृदय और वृक्क में अधिक पाए जाते हैं। वसा और प्रोटीन के ये बने हुए होते हैं। साथ ही साथ इनमें एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ये दोहरे आवरण से ढके होते हैं जो इसके अनेक हिस्से बनाते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ आप चित्र में अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है जिगजैग जैसा, ये उभरे हुए भाग जो हैं इनके टॉप,
ये क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। ये क्रिस्टी पूर्ण या अपूर्ण हो सकती हैं और इन्हीं में भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन वर्ड्स ने सन 1886 ईस्वी में की थी और इसमें भोजन का चूंकि संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और उसी से कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या इसे हम जो है वो ऊर्जा का भंडार कहते हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में भी कि कोशिका का ऊर्जा भंडार या पावर हाउस किसे कहते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी अणु जो एक ग्लूकोज अणु टूटने से बनता है, उनमें से 34 एटीपी जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ये कणिकाओं या शलाकाओं की आकृति वाले होते हैं और कोशिका द्रव में स्थित होते हैं। इनकी विभिन्न जंतुओं में संख्या जो है वो 5 लाख तक हो सकती है। अलग अलग इनका आकार होता है और इनके जो कार्य हैं वो इनकी आकृति पर निर्भर करते हैं। क्योंकि जैसे हमने चर्चा की कि जो क्रिस्टी है वो क्योंकि भोजन का भंडार करती है, तो अगर ये छोटा है तो भोजन का भंडार कम होगा, तो ऊर्जा जो है वो इनकी कम होगी। इसी तरीके से आकार भी इनका उसी के अनुसार जो है वो बदलता रहता है। तथापि इनका मुख्य कार्य कोशिका श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन बताया जाता है, पर इन्हें कोशिका का हम पावर प्लांट भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या तो समूह में होते हैं या बिखरे हुए होते हैं और रासायनिक अगर रचना देखी जाए तो इसमें वसा पाई जाती है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, कुछ लवण पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आहार से प्राप्त ऊर्जा को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या जिसको हम एटीपी कहते हैं में परिवर्तित कर उसका संचय कर लेता है और इसीलिए कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है। यह कोशिका द्वारा लिए गए आहार को ऊर्जा में बदल देता है और कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। अब चौथा भाग जो साइटोप्लाज्म का है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम की यहाँ अगर हम संरचना देखें तो एक थोड़ा सा थैलीनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ ग्रैन्युल्स जैसे या दानेदार जो है संरचनाएं दिखेंगी आपको। ये छोटे छोटे थैले जैसी संरचना होती है जिनमें पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस भरा होता है। ये सभी पाचक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रत्येक लाइसोसोम एक आवरण से ढका होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक आवरण होता है। किन्हीं विशेष परिस्थिति में ये उक्त पदार्थ को भी पचा जाता है और इसीलिए इसको हम कहते हैं आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग। इसका प्रधान कार्य अंतर कोशिकीय पाचन है। तो ये डाइजेशन से संबंधित है, परंतु कई ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें ये अपना स्वयं का भक्षण भी कर लेता है और इसीलिए इसे आत्महत्या थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसे पाचक उपकरण भी कहा जाता है। जीवाणु भक्षण या फैगोसाइटोसिस इसका अद्भुत और विलक्षण कार्य है। लाइसोसोम कोशिका मृत्यु का भी प्रबंध करता है ताकि नई कोशिकाएं उसका स्थान ले सकें। तो लाइसोसोम का हमारी कोशिका में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य और स्थान है। पांचवा हिस्सा है राइबोसोम। सूक्ष्म गुलिकाओं के रूप में हम देख सकते हैं कि दानेदार संरचनाएं जो हैं, इस तरीके से ये दानेदार संरचनाएं राइबोसोम की हमें देखने को मिलती हैं। इन संरचनाओं को केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, जिसमें 50% प्रोटीन और 50% आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल के द्वारा ये बनते हैं। ये विशेषकर अंतःप्रद्रवी जलिका के ऊपर पाए जाते हैं। हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चर्चा की थी तो उसमें हमने देखा था कि ये उसके सिरे पर
उपस्थित रहते हैं, जो उसके फोल्ड्स हैं वहां पर खुरदरी उस पे। यह केंद्र के बाहर जालिका रोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। कुछ जालिकाओं के किनारे राइबोसोम होते हैं और कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित करते हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में ये उपस्थित रहते हैं। ये पूरे साइटोप्लाज्म में एकाकी या समूहों में बिखरे हुए होते हैं। चूंकि इनमें राइबोन्यूक्लिक अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, अतः समस्त कोशिका का 60% प्रोटीन इन्हीं में उपस्थित रहता है। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं कोशिका का, ऐसे ही राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं कोशिका का। ये करोड़ों की संख्या में उपस्थित होते हैं और उच्च ऊर्जा रसायनों से जो रिक्त है वहां से ये प्राप्त करते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटे हुए होते हैं। छठा भाग सेंट्रोसोम, जिसे हम कहते हैं। ये केंद्रक के पास रॉड की आकृति की छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करती हैं। आने वाले वीडियोस में जब हम चर्चा करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में या सेल डिवीजन के बारे में, तो वहां सेंट्रोसोम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरीके से जो है ये संरचनाएं आप देख सकते हैं यहाँ पे छड़ी के जैसी, ये इस तरीके की रॉड नुमा जो है ये संरचनाएं होती हैं। ये केंद्रक के समीप पाए जाते हैं और इनका एक विशेष भाग को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, जिसके भीतर सेंट्रियोल का एक जोड़ा पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बीच में ये दानेदार संरचना के यहाँ ये सेंट्रियोल पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये विभाजक कोशिका के ध्रुव या पोल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो पोल का निर्माण किया जा रहा है और ये कुछ कोशिकाओं में फ्लैजेला या कशाबिका जैसी संरचनाओं को उत्पन्न करते हैं। सेंट्रोसोम केंद्र के समीप होते हैं और इनकी एक विशेष भाग को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये विभाजक कोशिका के ध्रुव का निर्माण और कोशिकाओं में संरचनाओं को उत्पन्न भी करते हैं। सातवां भाग है इसका रिक्तिका या वैक्यूल, जिसे हम कहते हैं। ये अगर हम देखें कि कोशिका की अगर इस तरीके की संरचना है तो उसमें एक बड़ा खाली बैग टाइप संरचना होती है पार्ट, जिसको हम रिक्तिका कहते हैं। कोशिका द्रव में सूक्ष्म या बड़ी बुलबुले सदृश कई संरचनाएं होती हैं जिसे रिक्तिकाएं या वैक्यूल कहते हैं। रिक्तिका शब्द लैटिन शब्द वेगस से आया है जिसका अर्थ है रिक्त, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से देख जाने पर एक खाली जेब नुमा संरचना की तरीके से दिखते हैं, परंतु दरअसल कोशिका के साइटोप्लाज्म में रिक्तिकाएं छोटे छोटे डिब्बे होते हैं। ये खाली नहीं होते हैं, हालांकि देखने में इनकी संरचना एक खाली जेब या खाली डिब्बे जैसी दिखती है, परंतु इनमें रसायन और एंजाइम भरे होते हैं। ये वाला जो एक बड़ा पार्ट आप देख पा रहे हैं इसी के अंदर, और जैसे कि भोजन और विषाक्त यौगिकों का ये संग्रहण करते हैं। रिक्तिका कोशिका के साइटोप्लाज्म की अम्लता को अवशोषित करती रहती है, जिससे कि उसका पीएच जो है वो बैलेंस्ड रहे। एक उसका निर्णय करने का कार्य वैक्यूल का होता है। विभाजनशील कोशिकाओं और नव कोशिकाओं में यह अत्यंत सूक्ष्म और अधिक संख्या में होती है तथा संपूर्ण कोशिका द्रव में बिखरी रहती हैं। इसमें जल सदृश तरल द्रव, जिसे कोशिका रस या सेल सेप कहते हैं, वो भरा हुआ होता है। कोशिका रस में खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक अम्ल और विभिन्न वर्णक के अलावा
प्रोटीन भी पाए जाते हैं। रिक्तिकाएं विभिन्न पदार्थों के भंडारण की अनुमति देती हैं जो कोशिकाओं के लिए आवश्यक है, जैसे भोजन है, पानी है, आयन, खनिज इत्यादि, या आवश्यक जो बैक्टीरिया हैं उनका भी ये स्टोरेज करती है। उसी तरह रिक्तिकाएं अपशिष्ट कोशिकाओं को भी संग्रहित करना संभव बनाती हैं और साथ ही साथ ऐसी सामग्रियों को भी अलग करती हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो आज हमने सेंट्रोसोम के साथ जो साइटोप्लाज्म है उसकी चर्चा की कि किस प्रकार से अलग अलग संरचनाएं मिलकर के इस कोशिका द्रव को या कोशिका सार या साइटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं उसका निर्माण करती हैं और इसका हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण भाग या रोल है, इसकी भूमिका। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे केंद्रक के बारे में। धन्यवाद।